हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इंट्रोडक्शन एंड उसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द केमिकल कंपाउंड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक साइंस की जो है ये ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट विद द केमिकल कंपाउंड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और हमारा जो केमिकल कंपाउंड होगा, ये दोनों आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, किस तरीके से आपस में रिएक्शन शो करेंगे, उसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? आइदर यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, या एमिशन देखने को मिलता है, या स्कैटरिंग देखने को मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। वेल, कुछ जगह पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सैंपल के ऊपर डालते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारा सैंपल कंपाउंड है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैंपल के ऊपर डाली जाती हैं तो यहाँ पर कुछ टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती हैं। कुछ टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इमिट करी जाती हैं, कंपाउंड में से निकलती हैं। एंड कुछ जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में वहाँ पर स्कैटरिंग देखी जाती है। वेल, ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एमिशन कैसे हो रहा है, स्कैटरिंग कैसे हो रही है, इसको जब हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से यूज़ करा जा सकता है। आई होप आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब पता होगा। क्वालिटेटिव सिंपली मीन्स आइडेंटिफिकेशन, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है। ऑल्सो क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर हम क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स विच यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्पेक्ट्रम टू एनालाइज द सैंपल। हमारे पास अलग अलग टाइप्स की जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यूवी रेज, गामा रेज, आईआर रेज, विजिबल रेज एंड इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या स्पेक्ट्रम होता है, उसको हम यूज़ करते हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। एंड अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो वहाँ पर यूवी रेज यूज़ करी जाएंगी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी जाए तो वहाँ आईआर रेज यूज़ करी जाएंगी। फ्लेम फोटोमेट्री की बात करी जाए तो वहाँ पर भी हमारी जो है विजिबल रेज यूज़ करी जाएंगी। एंड इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस या स्पेक्ट्रल टेक्निक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम यूज़ करते हैं। सो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली होती है। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं आगे इसको रब करता हूँ एंड हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल टेक्निक्स के बारे में। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। पहले मैंने यहाँ पर कुछ जो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेंशन कर रखी हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें जो है हम यूज़ करते हैं यूवी रेडिएशन को। नेक्स्ट बात करें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आईआर रेज को। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को। फ्लोरीमेट्री की बात करें तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं यूवी या विजिबल रेडिएशन में। देन एक्सरे की बात करें तो हम यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं एक्सरेज को। एंड अगर हम बात करें फ्लेम फोटोमेट्री की तो वहाँ पर जो है विजिबल रेडिएशन इमिट होती हैं। जितनी भी ये डिफरेंट टाइप्स थी ऊपर वाली, उसमें हम सैंपल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाल रहे थे, बट इस फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर सैंपल जो है वो क्या करता है, इमिट करता है विजिबल रेज को।
सो ये कुछ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं जो मेजरली हमें पढ़नी है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। पर्टिकुलरली इसमें से बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर हमें ये पढ़ना है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री एंड फ्लेम फोटोमेट्री, एंड इसके अलावा भी एक दो जो है स्पेक्ट्रल टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अब हम मूव करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इन चीज़ों को रब करता हूं एंड मूव करते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं इसको रब कर देता हूँ। सो नाउ अब हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच यूवी रेज आर यूज टू एनालाइज द सैंपल। वेल ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 तरीके की होती हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग। ये कैसी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम यूवी रेज जो हैं उनको यूज़ करते हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। सो ये क्या होती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें यूवी रेज को यूज करते हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज यूज्ड एज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। वेल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वांटिटेटिवली भी यूज करते हैं, ऑल्सो क्वालिटेटिव मेथड की तरह भी यूज करते हैं। हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करेंगे, ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन यूवी रेज पासिस थ्रू the sample may absorb some UV rays and rest of the UV rays passes through the sample and reaches the detector। well, जब हम सैंपल को, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट जो है रब कर देता हूँ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सो डैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास ये एक सैंपल है और यहाँ पर एक रेडिएशन सोर्स है। ये रेडिएशन सोर्स जो है वो यूवी लाइट को जो है इमिट करता है या इसमें से यूवी लाइट निकलती है। ये यूवी लाइट जो है हमारी सैंपल के ऊपर जो है जब जैसे ही जाएगी, सैंपल क्या करेगा ये हमारा जो सैंपल है ये कुछ यूवी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड कुछ यूवी लाइट जो है इसमें से पास हो जाएगी। जब भी हम यूवी रेज को पास करते हैं सैंपल पे तो जो सैंपल होता है वो कुछ यूवी रेज को तो एब्जॉर्ब करेगा और जो बची हुई यूवी रेज हैं उनको पास कर देगा, और ये वाली जो यूवी रेज हैं ये डिटेक्टर तक जाती हैं। डी मीन्स डिटेक्टर, ठीक है। जैसे ही यूवी लाइट हम सैंपल पे डालेंगे कुछ यूवी लाइट या कुछ यूवी रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं वो सैंपल से पास होते हुए डिटेक्टर पे जाएंगी एंड डिटेक्टर उनको जो है एनालाइज करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको चेक करेगा कि कौन कौन सी रेडिएशन वहाँ पहुँची है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिटेड लाइट एंड कंपेयर्ड विद इट विद द रेफरेंस। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ यूवी लाइट विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल और सिंपली ट्रांसमिटेड लाइट। वेल हमने ट्रांसमिटेड लाइट, इंसिडेंट लाइट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ये जो रेडिएशन सोर्स से लाइट निकल रही है और सैंपल तक जो पहुँच रही है उसको हमने क्या कहा था? इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और ये वाली जो लाइट थी जो सैंपल से पास होकर निकलती है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई है, इसको हम क्या कहते थे? ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट को जो इंटेंसिटी है उसको आई नोट से डिनोट करते हैं एंड जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को आई से डिनोट करा जाता है, एंड ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ये वाली जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल और ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को जो है चेक करते हैं या मेजर करते हैं और उसको कंपेयर करेंगे रेफरेंस कंपाउंड के साथ में, जिससे हम इस सैंपल को एनालाइज कर सकें। वेल यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने लिख रखा है, थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अ ग्राफ ऑफ ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ इज प्लॉटेड विच हेल्प इन एनालाइजिंग द सैंपल। अब यहाँ पर जो है हम ट्रांसमिटेंस और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस और यहाँ पे जो है लैम्डा जो है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ का एक ग्राफ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा,
ठीक है। पहले ग्राफ कैसे बन रहा है, इसमें किस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इन चीज़ों को फर्दर हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि एक ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसमिटेंस और वेवलेंथ के बीच में, जो कि हमें सैंपल को एनालाइज करने में मदद करता है। ग्राफ और ट्रांसमिटेंस वर्सेज वेवलेंथ, ट्रांसमिटेंस वर्सेज वेवलेंथ जो है उसको प्लॉट करा जाता है, जो कि हेल्प करता है एनालाइजिंग द सैंपल। सो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो नाउ मैं अब इनको रब करता हूँ एंड मूव करते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पर। सो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। वेल मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एंड जिससे आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम किस तरीके से करती है वो भी समझ में आएगा एंड इसके अलावा भी जो अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसका भी एक आइडिया आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो बात करें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की, सो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेस्ड होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय द सैंपल। वेल जैसा कि हमने बात करा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है कि जो सैंपल होता है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द सैंपल विल एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। When the sample compound absorb UV rays, the electrons of valence shell undergo various electronic transitions from ground to excited state। जब सैंपल को हम UV रेडिएशन देंगे, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको शो करता हूँ। जब सैंपल को हम UV रेडिएशन देंगे तो सैंपल क्या करेगा, इन UV रेज को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो सैंपल कंपाउंड है उसको यूवी रेज दी, सैंपल ने उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो उस सैंपल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को फर्दर हम आगे बात करेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। अभी इतना समझते हैं कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे या जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जब नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मली जब हमने इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी है, वो अपना स्टेबल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, उसको ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट कंडीशन कहा जाता है। जब हमने उसको एनर्जी दी, ठीक है, ये सैंपल ऐसे ही रखा हुआ था, ठीक है, सैंपल ऐसे ही रखा हुआ था, ये ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ पर उसकी जो भी कंडीशन रहेगी वो ग्राउंड स्टेट की रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी रहेंगे वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगी। जैसे ही उसको हमने यूवी रेज दी या एनर्जी देंगे, सैंपल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये हाई एनर्जी स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लो एनर्जी स्टेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एट ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है इलेक्ट्रॉन्स को। एट ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। वेल जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। वेल ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप उस वीडियो को देखें। उसका लिंक जो है मैं आपको कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन द सैंपल एब्जॉर्ब यूवी रेज, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मूव्स टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक्साइटेड स्टेट। जब सैंपल जो है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा, सैंपल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ थे, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग में थे। इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ प्रेजेंट थे, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग में। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। वेल मैंने जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एक आपको ग्राफ भी डिस्कस करा था, कुछ इस टाइप का वो ग्राफ था। ठीक है, मैं यहाँ पर उसका करेक्ट वर्जन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ग्राफ था। ये जो है हमारा एनर्जी का जो है एक्सिस है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है मॉलिक्यूल का। हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो नीचे की तरफ है, उसकी एनर्जी कम है,
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे ग्राउंड स्टेट के अंदर? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर थे। यूवी रेज आई, यूवी रेज के साथ साथ एनर्जी भी आई। ये एनर्जी जब सैंपल एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मूव कर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेकर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो बढ़ गई है, एंड जैसे ही वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव करेंगे तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसा कि अभी हमने बात भी करी थी, ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट, कम एनर्जी वाली स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जहां पर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी रेज एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर एक मॉलिक्यूल जो है एक पर्टिकुलर यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा। वेल हो सकता है ये पॉइंट अभी आपको ना समझ में आए, इसको फर्दर मैं रब करके यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द डिटेक्टर डिटेक्ट्स विच पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ एंड अमाउंट ऑफ लाइट नोट रीचेस द डिटेक्टर और एब्जॉर्ब बाय द लाइट, एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। जो डिटेक्टर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है कि कौन सा पोर्शन जो है वेवलेंथ का और कितना अमाउंट जो है लाइट का जो है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचा है या सैंपल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। वेल हो सकता है कि नीचे के दो पॉइंट आपको ना समझ में आए हों, इसको फर्दर मैं रब करके यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये ऊपर वाले पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। वेल इन चीज़ों इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि सैंपल जो है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, एंड जब ये यूवी रेस सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएंगी तो सैंपल की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एनर्जी जो बढ़ रही है सैंपल की, वो एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक मोशन को चेंज कर देगी। हम जब टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे क्वांटा ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर जो यूवी रेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन को चेंज करेंगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर थे, एनर्जी लेने के बाद में जब उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो जाएगी तो वो कहाँ मूव करेंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हमने एक्साइटेड स्टेट भी कहा। सो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के अंदर थे वो मूव करते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। हमने यहाँ पे जो वर्ड डिस्कस करा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसका सिंपली मतलब है कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ये होते कैसे हैं, कौन कौन से टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इसको फर्दर हम अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले टॉपिक में बात करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ मैं ये कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिले एंड जो मैं यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आपको बता पाऊँ। एंड अब जो मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको लिख कर इतना अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ जितना मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। ऑल्सो ये जितनी भी चीज़ें हम अब बात करने जा रहे हैं ये अदर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी देखने को हमें मिलेगी। सो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी रेज एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। मान के चलिए मैं यहाँ पर 4-5 कुछ कंपाउंड के नाम लिख देता हूँ। मान के चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएम की। पैरासीटामोल का शॉर्ट वर्ड लिख दिया मैंने पीसीएम। दूसरा मैंने लिख दिया बेंजीन, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं फिनोल, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ भी नाम ले रहा हूँ, ठीक है। एंड चौथा हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रोपेन। हमने अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। पैरासीटामोल जो है वो पर्टिकुलरली 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अभी जस्ट नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या मतलब है इनका, इसके बारे में फर्दर अभी बात करेंगे। हो सकता है बेंजीन, मैं जस्ट यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर हो सकता है कि गलत हो, ठीक है, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि 300 नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्ब करेगा। फिनोल जो है 280 नैनोमीटर पे करेगा, ठीक है। मैं जस्ट रैंडमली कुछ भी नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर गलत हो सकते हैं, सो इनको फाइनल नंबर मत मान लेना कि सर ने लिखा है तो यही होगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नंबर ले रहा हूँ। प्रोपेन को मान लेते हैं 215 नैनोमीटर, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडम इनको नंबर दे दिए हैं सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए। मान के चलिए यहाँ पर एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है। ये एक रेडिएशन सोर्स है, ये सैंपल है, ठीक है। सैंपल के अंदर मान के चलते हैं हमने पहले पैरासीटामोल रखा, ठीक है। इस सैंपल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, पैरासीटामोल प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा जो लैंप है, टॉर्च है, ये क्या है, रेडिएशन सोर्स है यूवी रेज का, ठीक है। एंड जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करी थी कि जो यूवी रेज होती हैं उसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, ठीक है। यूवी रेज जो होती हैं उसकी वेवलेंथ की रेंज जो है आई थिंक
15 नैनोमीटर से हमने 400 नैनोमीटर जो है वो डिस्कस करी थी। आई होप आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था आपको कि इतने से इतनी रेंज की जो वेवलेंथ होती है उसको यूवी रेज कहा जाता है। एंड मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि जो यूवी रेज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिस्कस करते हैं या यूज़ करते हैं उसकी जो रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, जो यूवी रेज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करेंगे उसकी रेंज 200 से 400 नैनोमीटर की होगी। यहाँ से यूवी रेज निकल रही हैं, ठीक है, सैंपल तक पहुँच रही हैं। ये यूवी रेज जो हैं हमारी सैंपल तक पहुँच रही हैं। अब यहाँ पर जो मैंने यूवी रेज का सोर्स यूज़ करा है जहाँ से लाइट निकलेगी, वेल ये सोर्स कैसे होते हैं? जो नॉर्मली हम घर में बल्ब यूज़ करते हैं ये लगभग देखने में इसी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अलग तरीके की चीज़ होगी, सेम वही चीज़ों का होता है, बस उसमें मटेरियल अलग अलग यूज़ करा जाता है। ठीक है, हम जो घर में लाइट यूज़ करते हैं वो विजिबल वाले होते हैं। ठीक है, टंगस्टन के बने होते हैं, जो पहले येलो कलर के बल्ब आते थे। ठीक है, 100 वोट 150 वोट इस तरीके से बल्ब जो आते थे उसमें टंगस्टन मेटल लगा होता था, जिसकी वजह से हमें वो लाइट उसमें से निकलती हुई दिखती थी, वो विजिबल लाइट इमिट करता था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूवी रेज भी लगभग इसमें भी एक टाइप का बल्ब लगा होता है, बल्ब से रोशनी निकल रही होती है, वो रोशनी यूवी रेज वाली होती है। घर में जो बल्ब है वो विजिबल लाइट वाला होता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं यूवी रेज की। सो मैंने यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया जिसमें से यूवी लाइट निकल रही है। ये यूवी लाइट जो निकलेगी वो 200 से 400 नैनोमीटर वाली निकलेगी। मतलब यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसमें 200 नैनोमीटर की भी वेवलेंथ है, 201 नैनोमीटर वाली भी है, 202 वाली भी है, 210 वाली भी है, 250 वाली भी है एंड 400 नैनोमीटर की है। तो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर की सभी वेवलेंथ वाली लाइट निकल रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हमने यहाँ पर यूवी रेज का लाइट सोर्स यूज़ करा है जिसमें से लाइट निकल रही है उसमें से 200 नैनोमीटर वाली भी लाइट निकल रही है, उसमें से 201 नैनोमीटर वाली भी लाइट निकल रही है, उसमें से 250 नैनोमीटर वाली भी लाइट निकल रही है, 400 नैनोमीटर वाली भी निकल रही है। तो 200 से लेकर 400 के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ वेवलेंथ आ रही हैं ये यूवी लाइट वहाँ यूवी रेस का जो सोर्स है वो लाइट निकाल रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इस सैंपल के ऊपर जो है 200 नैनोमीटर की लाइट गई, ठीक है, 201 वेवलेंथ वाली भी लाइट गई, ठीक है, 202 वाली भी गई, 205 वाली, 215 वाली, 250 वाली, 300, 350, 400 नैनोमीटर सभी जो हैं वेवलेंथ वाली यहाँ से लाइट पास हुई सैंपल के अंदर से। ठीक है, अब जैसा कि हमने इसमें बात करी कि ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी रेज एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब ये जो पैरासीटामोल है या कोई भी यहाँ पर केमिकल कंपाउंड लूंगा वो ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा या एक रेंज को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बाकी रेंज को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा या बहुत मिनिमम जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है 200 से लेकर 400 नैनोमीटर वाली सारी निकल रही है। पैरासीटामोल जो है वो 254 नैनोमीटर वाली जो लाइट है ना सिर्फ उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ से 201 नैनोमीटर वाली लाइट निकली वो पास हो गई, पैरासीटामोल ने इसको एब्जॉर्ब नहीं करा। ठीक है, यहाँ से 202 वाली गई पास हो गई, पैरासीटामोल ने एब्जॉर्ब नहीं करा। 250 वाली गई उसने एब्जॉर्ब नहीं करा। बट जैसे ही 254 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से पास होगी ये पैरासीटामोल क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, 254 नैनोमीटर की जो यूवी लाइट यहाँ से पास होगी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर जो है हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है, यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है। 201 नैनोमीटर की लाइट गई पास हो गई, 210 वाली गई थी पास हो गई। डिटेक्टर उसको नोट करता जा रहा है। ठीक है, डिटेक्टर देखता जा रहा है, हमने यहाँ से लाइट भेजी है 200 नैनोमीटर की, सैंपल ने पास नहीं करी, डिटेक्टर के पास पहुँच गई, डिटेक्टर को पता लग गया कि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। यहाँ से 210 वाली गई, यहाँ पे सैंपल ने इसको एब्जॉर्ब नहीं करा, सैंपल से वो पास होके डिटेक्टर के पास पहुंच गई, डिटेक्टर ने नोट कर लिया कि भाई कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। जैसे ही 254 नैनोमीटर की लाइट इसमें से पास होगी पैरासीटामोल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही पैरासीटामोल ने एब्जॉर्ब करा तो यहाँ से लाइट पास नहीं होगी क्योंकि पैरासीटामोल ने इस 254 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर डिटेक्टर के पास तो कोई लाइट नहीं पहुंची है, तो डिटेक्टर वहाँ पे नोट करेगा कि भाई लाइट नहीं आई, मतलब सैंपल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। सो इस वाले पॉइंट की बात करें, द डिटेक्टर डिटेक्ट्स विच पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ एंड अमाउंट पे भी हम आएंगे। ठीक है, अभी इतना समझते हैं कि विच पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ नोट रीचेस द डिटेक्टर और एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है कि कौन सी पोर्शन की जो वेवलेंथ है
वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंची। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ है जो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली और डिटेक्टर तक नहीं पहुंची, डिटेक्टर इसको नोट डाउन करेगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर मैंने जो अमाउंट ऑफ लाइट लिखा है वो पर्टिकुलरली वहाँ पर इसकी जो है इंपॉर्टेंस है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। एंड हमने जैसा कि बात भी करी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ होती है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ होती है। जहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात होगी, कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी, वहाँ पर ये अमाउंट ऑफ लाइट वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। वो वहाँ पर जो है हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। सो अभी तो हम इतना समझते हैं कि डिटेक्टर क्या डिटेक्ट कर रहा है कि सैंपल ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करा जो कि डिटेक्टर तक नहीं पहुँच पाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें एक डेटा मिलता है, डेटा की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि सारा कंप्यूटराइज्ड चीज़ें होती हैं। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें ऑटो फीड होती हैं। कंप्यूटर ही हमको एक ग्राफ बना के देता है बिटवीन वेवलेंथ एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट विच इज़ नॉट एब्सॉर्ब या ट्रांसमिटेड लाइट वर्सेस इंसिडेंट लाइट, कि भाई कितनी लाइट यहाँ से भेजी गई और कितनी लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुँच रही है। ठीक है, इसका एक रेशियो होता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ का हमें एक ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको अगर हम बात करें तो सैंपल जो है उसमें से 200 नैनोमीटर की लाइट हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं 200 से हमने स्टार्टिंग करी और ये 400 है। ठीक है, हम पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए ये 210 इस तरीके से कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये 254 वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए 200 नैनोमीटर की लाइट गई, ये इस तरीके से ग्राफ बना। 215 वाली गई, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, सीधे चलता जाएगा। ठीक है, ग्राफ ट्रांसमिटेंस 100% हो रही है। ट्रांसमिटेंस क्या होती है? कितनी लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं करी है। ठीक है, या कितनी लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रही है। 200 नैनोमीटर की लाइट थी, सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं करी, पूरी लाइट वहां पहुंची, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखेगी। 250 वाली है, ठीक है, 250 वाली है, इस तरीके से सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं करी, डिटेक्टर के पास पूरी लाइट पहुंच गई। ठीक है, जैसे ही 254 वाली लाइट यहाँ पर आएगी तो हमें एक डिप देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही ट्रांसमिटेंस हमें कम देखने को मिलेगी, कहाँ पर कम देखने को मिल रही है? 254 नैनोमीटर पे। तो यहाँ पर हम जो है इसको जैसे ही पॉइंट को नीचे करेंगे हमें पता लग जाएगा कि भाई 254 नैनोमीटर पे सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अब फर्दर हम जो है 260 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर पास करेंगे तो वो फर्दर जो है ट्रांसमिट करने लग जाएगा। एंड जैसे जैसे हम फर्दर 300, 315, 50, 85 जो भी लाइट हम यहाँ पर भेजने वाले हैं वो सैंपल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पैरासीटामोल अगर बात कर रहे हैं तो वो 254 पे ही जो है एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो ये पूरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। वेल ये बहुत मैंने सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक्चुअल ग्राफ इससे थोड़ा सा अलग होता है, उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली हम इतना समझते हैं कि हमें जो ग्राफ है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस वेवलेंथ पे सैंपल जो है वो यूवी रेज एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ पर एक हमें डिप देखने को मिलेगी, ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा जो सैंपल है वो 254 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब हम क्या करेंगे, बुक या स्टैंडर्ड बुक में से या हमारे पास जो भी डेटा है उसमें से चेक करेंगे कि 254 नैनोमीटर पे कौन कौन सा कंपाउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, एंड वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो इस तरीके से हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। वेल ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए था जिसमें हम ग्राफ ट्रांसमिटेंस वर्सेस एब्जॉर्बेंस का ड्रॉ करते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस या कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ। अब सिंपली इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं अगर यहाँ बेंजीन रखता पैरासीटामोल की जगह तो 300 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, ये जो डिप आ रही है वो 300 नैनोमीटर पे आती है, बाकी हमारी वो सारी लाइट को पास कर देता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरीके से सिंपली बनता है। ये डिप जो है 300 के आसपास हमें देखने को मिलती, इसका सिंपल मतलब ये है। सो आप को रिलेट कर पा रही हैं कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। सो मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड नेक्स्ट मूव करते हैं कि किस तरीके से इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे को मैक्सिमम, अच्छा यहाँ पर एक टर्म है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, जिसको लैम्डा मैक्स भी कहा जाता है। जो भी हमें अभी वैल्यू निकली थी 254 हमने ग्राफ में देख के पता लगाया था। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ था टी वर्सेस वेवलेंथ का, एंड यहाँ पर हमें डिप देखने को मिली। ये डिप से हमें पता लग रहा है नैनोमीटर। ये जो डिप हमें देखने को मिली है, ये जिस भी वेवलेंथ पे डिप आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स कहते हैं। ये टर्म जो है हमने डिस्कस नहीं करी थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको सिंपली बता रहा हूँ कि जिस वेवलेंथ पे
सैंपल कंपाउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है उसको लैम्डा मैक्स कहा जाता है। ठीक है, पैरासीटामोल 254 पे करता है तो पैरासीटामोल का लैम्डा मैक्स कितना है 254। दूसरा कंपाउंड है उसका लैम्डा मैक्स मान के चलिए 300 पे आता है तो उसका लैम्डा मैक्स क्या कहलाएगा 300। ठीक है, सो हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो मिल जाती है। मान के चलिए मैं एक सैंपल कंपाउंड लेता हूँ, थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए मैं एक सैंपल कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ से यूवी रेज जा रही हैं। ठीक है, ये सैंपल हम यूवी रेज होगी हमारी। ठीक है, ये यूवी रेज जा रही हैं, सैंपल में से पास होंगी। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा होगा। ठीक है, अब डिटेक्टर जब लगा है तो वहाँ पर हमें एक ग्राफ मिलेगा टी वर्सेस लैम्डा का। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड यहाँ पर वेवलेंथ मान के चलिए 285 नैनोमीटर वेवलेंथ मिल गई। तो ये 285 जैसा कि हमने बात करी कि ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो भी हमने केमिकल लिया, जो भी सैंपल लिया, उस सैंपल का लैम्डा मैक्स यहाँ से मिल जाता है। हमारे पास लैम्डा मैक्स तो है, अब इससे कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेल, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाने के लिए हमें लैम्डा मैक्स जरूर पता होना चाहिए। लैम्डा मैक्स नहीं पता तो हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो, लैम्डा मैक्स से हमें पता लग गया कि जो भी सैंपल है वो इस वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी वेवलेंथ को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 254 वाली लाइट नैनोमीटर वाली लाइट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था, बाकी सबको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, उसी वेवलेंथ वाली लाइट को पास करेंगे। मान के चलिए मेरे पास जो है एक सैंपल है। ठीक है, अब मेरे को इधर पता है कि भाई ये पैरासीटामोल का सैंपल है। ठीक है, अब पैरासीटामोल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल के डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, हम इस पैरासीटामोल के डिफरेंट डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन तैयार करेंगे। आई होप आपको डाइल्यूशन वर्ड समझ में आ रहा होगा। मान के चलिए कुछ भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, हम इसको 1/10 जो है डाइल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, और फर्दर 1/100 का डाइल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग डाइल्यूशन वाली कॉन्सेंट्रेशन इधर बनाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक लैम्बर्ट बियर लॉ जो है वो भी हमारा इन्वॉल्व होता है। वेल, ये चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ें हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली आपको जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशन के सॉल्यूशन बनाएंगे। कहीं पे 1/50 रहेगा, कहीं पे 1/10, कहीं पे 1/100, तो अलग अलग डाइल्यूशन के पैरासीटामोल के सॉल्यूशन हम बनाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्बेंस के। वह हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ अभी आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, डेरिवेशन वाली चीज़ें हैं एंड लैम्बर्ट बियर्स लॉ में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सो ये चीज़ें हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, मैं जस्ट सिंपल रखते हुए आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर मान के चलिए मैंने 3 कॉन्सेंट्रेशन बनाई, एक कह दिया C1, एक को कह दिया C2, एक को कह दिया C3। मैंने इस पैरासीटामोल की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बना ली। ठीक है, अब C1 वाली में 1/10 का डाइल्यूशन है, इसमें 1/15 का, इसमें 1/20 का डाइल्यूशन है। वेल, ये हो सकता है आपको डाइल्यूशन ना समझ में आए। सो डाइल्यूशन क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो इसको एक बार स्टडी कर लेना, देन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, बट मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ चीज़ों की, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान के चलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन 1 वाला जो है वो सैंपल लिया। ठीक है, यहाँ पर यूवी लाइट जो है हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, ये यूवी लाइट जब सैंपल से पास होंगी, अब मुझे देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू मालूम है, मैंने लैम्डा मैक्स पैरासीटामोल का निकाल रखा है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। तो मैं यहाँ पर जो लाइट पास करूंगा उस लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो 254 नैनोमीटर होगी। लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ वाली लाइट जो है मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड करूंगा। 254 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से पास होगी, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करेगा, सैंपल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा मैक्स वाली लाइट ही हम दे रहे हैं तो वो तो एब्जॉर्ब करना बनता है। अब पैरासीटामोल का सैंपल है, 254 नैनोमीटर की लाइट गई, सैंपल ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, डिटेक्टर के पास जो है लाइट बहुत कम पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक वो रहता है हमारा एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप रहती है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी एंड हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलता है। ये एक लीनियर फॉर्म में ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, वेल ये पूरी तरीके से लीनियर नहीं होता है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आती हैं बियर्स लॉ की। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें अभी क्वांटिटेटिव वाली या कॉन्सेंट्रेशन वाली ना समझ में आ रही हो, मैं आपको शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्राफ बनता है, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी एंड हम देख पा रहे हैं अगर C1 110 वाली है, C3 ये वाली है, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है,
तो ये जो है हमारा C1 का है, ये C2 का है, ये C3 का है। ठीक है, C3 वाली सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी, उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी। ठीक है, C2 उससे ज़्यादा है, थोड़ा सा कम डाइल्यूट है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ देखने को मिल रही है। C1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे कम डाइल्यूट है, हमें यहाँ पर उसकी एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगी। देन हम रिलेट कर पा रहे हैं इस ग्राफ को, एंड इस ग्राफ से हम फर्दर कैलकुलेट करके कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये थी कुछ चीज़ें अबाउट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उसके प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज गेन करी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स या नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ या जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन है वो जरूर पूछें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।